हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस साल हुए AEW के डायनामाइट स्पेशल ब्लड एंड गट्स 2024 की, और हम जानेंगे कि इस साल के डायनामाइट स्पेशल ब्लड एंड गट्स 2024 पर क्या क्या हुआ और हमें शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना, और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस साल हुए ब्लड एंड गट्स 2024 का रिव्यू और जानते हैं कि शो पर क्या क्या हुआ। तो गाइस हमें शो की शुरुआत एक बैकस्टेज इंटरव्यू से होती हुई दिखाई दी, जहां पर हमें एलेक्स मार्वेज विल ऑस्प्रे का इंटरव्यू लेने के लिए उनके होटल के बाहर उनका वेट करते हुए दिखाई दिए। पर इसमें यहाँ पर विल ऑस्प्रे जल्दी जल्दी भागते हुए आ गए, जहाँ पर विल ऑस्प्रे को देखकर एलेक्स मार्वेज ने उन्हें पूछा कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, और हम देख पा रहे थे कि विल ऑस्प्रे कह रहे हैं कि वो डायनामाइट शो को जाने के लिए लेट हो चुके हैं, इसीलिए वो जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि किसी ने उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया था, जो देखकर विल ऑस्प्रे ने एलेक्स मार्वेज से मदद मांगी और उनके गाड़ी के अंदर बैठकर विल ऑस्प्रे इस वीक के डायनामाइट शो के लिए चल पड़े। जिसके बाद हमें डायनामाइट शो की ऑफिशियल तरीके से शुरुआत होती हुई दिखाई दी, और जैसे ही शो शुरू हुआ वैसे हमें MJF डायनामाइट शो पर आते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर आकर बातें करते हुए MJF ने कहा कि विल ऑस्प्रे सबसे बड़े इडियट है कि विल ऑस्प्रे ने MJF पर टाइगर ड्राइवर 98 नहीं लगाया, और यही रीजन है कि आज विल ऑस्प्रे इंटरनेशनल चैंपियन नहीं है, और विल ऑस्प्रे स्वर को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नहीं हरा पाए थे, तो इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए MJF को तो हराना भूल ही जाए। जो बात MJF ने कही, और आगे बात करते हुए MJF कह रहे थे कि MJF अब तक अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में नहीं भूले, पर जब बात आती है स्पॉटलाइट की तो MJF शाइन करते हैं, लेकिन विल ऑस्प्रे मेल्ट हो जाते हैं। और लोग कह रहे हैं कि MJF की विक्ट्री काफी डोमिनेंट थी, और अब विल ऑस्प्रे को इतनी बड़ी हार के बाद रिटायर ही हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास दुखी होने के लिए दो रीजन है कि फिलहाल में तो उनकी ग्रैंडमा भी मर चुकी है, और क्यों ना विल ऑस्प्रे उनके बगल में अपने आप के लिए गड्ढा भी खोदे। पर बगल में का मतलब करीब करीब एक फुटबॉल फील्ड दूर, क्योंकि उनकी ग्रैंडमा कितनी मोटी है कि उन्हें बरी करने के लिए इतनी बड़ी जगह लगेगी। जो बातें कहकर MJF यहाँ पर एक तरीके से विल ऑस्प्रे का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन यहीं पर आगे बात करते हुए MJF ने कहा कि विल ऑस्प्रे MJF को रोकने के लिए यहाँ पर आने भी नहीं वाले, क्योंकि विल ऑस्प्रे के अंदर उतना दम नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है इंटरनेशनल चैंपियनशिप की, तो इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऐसी चैंपियनशिप है जिस चैंपियनशिप को इंटरनेशनल सुपरस्टार्स ने बनाया है, और इंटरनेशनल सुपरस्टार्स इस चैंपियनशिप को काफी तगड़ी तरीके से डिफेंड कर रहे थे। लेकिन देखा जाए तो इंटरनेशनल चैंपियनशिप नहीं है। MJF की चैंपियनशिप जीतने के बाद इंटरनेशनल चैंपियनशिप होने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि MJF यूनाइटेड स्टेट्स से है, और यहाँ पर इंटरनेशनल चैंपियनशिप ट्रैश बन चुकी है। जो कहकर MJF ने यहाँ पर इंटरनेशनल चैंपियनशिप ट्रैश के अंदर फेंक दी, और फेंकते फेंकते उसे डेनियल गार्सिया से कंपेयर कर दिया। और यहाँ पर MJF ने नई चैंपियनशिप निकाली, और यहाँ पर इस चैंपियनशिप को MJF ने USA चैंपियनशिप कहा, जो चैंपियनशिप दिखने के लिए काफी जबरदस्त थी। और यहीं पर बात करते हुए MJF ने कहा कि ये चैंपियनशिप भी वैसी होने वाली है जिसके लिए लोगों को टाइटल शॉट अर्न करना पड़ेगा, और उसके बाद उन्हें मैच मिलेगा। पर MJF है नए USA चैंपियन, जो कहकर MJF ने यहाँ पर अपना सेलिब्रेशन किया, जहाँ पर हमने देखा कि MJF के पीछे से USA का फ्लैग भी आया, जहाँ पर स्टार्स की जगह MJF का चेहरा बना हुआ था। पर इसी सेलिब्रेशन के बीच में यहाँ पर विल ऑस्प्रे आ गए, जिन्हें देखकर MJF तो यहाँ से भाग गए। लेकिन यहाँ पर माइक पर बात करते हुए विल ऑस्प्रे ने कहा कि MJF को भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि MJF एक कावर्ड है, और MJF विल ऑस्प्रे को फेयर एंड स्क्वायर नहीं हरा सकते। इसलिए MJF ने अपने पैंट्स के अंदर हाथ डालकर अपने छोटे से वीनी के बगल में से एक डायनामाइट डायमंड रिंग निकाली और विल ऑस्प्रे पर अटैक कर दिया। पर विल ऑस्प्रे को फिर एक बार मौका मिल चुका है, क्योंकि विल ऑस्प्रे ने टोनी खान से बात कर ली है, और विल ऑस्प्रे को ऑल इन पे-पर-व्यू पर MJF की इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए एक मैच मिल चुका है। जो बात यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने बताई कि हमें इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए ऑल इन पे-पर-व्यू में MJF वर्सेस ऑस्प्रे 2 देखने को मिलेगा। जो सुनने के बाद MJF तो गुस्से में हाथ चले गए, पर अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए पहले से कोई और नंबर 1 कंटेंडर है। लेकिन इसके बाद में शो पर रेफरी ब्रायन स्टेन्सबर्ग बैकस्टेज में एलीट के लॉकर रूम के अंदर जाते हुए दिखाई दिए, जहां पर वो कॉइन टॉस करने वाले थे और देखने वाले थे कि ब्लड एंड गट्स मैच के लिए किसको एडवांटेज मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि द एलीट ने पहले से क्रिस्टोफर डेनियल्स पर अटैक कर दिया था, पर यहाँ पर ब्रायन स्टेन्सबर्ग टॉस करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि ब्लड एंड गट्स मैच के लिए किसको एडवांटेज मिलता है। लेकिन द एलीट ने कहा कि उनके पास उनका कॉइन है और वो टॉस कर लेंगे, और टॉस यहाँ पर एलीट ने जीता, और यहाँ पर एडवांटेज उनके पास चला गया। पर हमने देखा कि ये कॉइन दोनों साइड्स के एलीट को फेवर कर रहा था, यानी किसी हालत में एलीट ही कॉइन टॉस जीतती तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि मेन इवेंट के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्रिस जेरिको वर्सेस मिनोरू सुजुकी ये मैच देखने को मिला, और गाइस क्या हार्ड हिटिंग मैच रहा है, क्योंकि जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे मिनोरू सुजुकी और क्रिस जेरिको ने एक दूसरे पर काफी खतरनाक चॉप्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जहां पर सुजुकी तो जेरिको पर इतने खतरनाक चॉप्स लगा रहे थे कि जेरिको की छाती से खून आ रहा था, जो देखकर यहाँ पर जेरिको काफी फ्रस्ट्रेट हो गए, और यहाँ पर जेरिको ने इस मैच के अंदर अलग तरीके से रेसल करना स्टार्ट कर दिया, और जेरिको अपने काफी सारे डिफरेंट मूव्स आजमाने लगे। पर यह मैच FTW रूल्स के अंदर था, इसलिए मिनोरू सुजुकी ने यहाँ पर स्टील चेयर लेकर जेरिको के हाथों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया,
जिससे कि वो जुडस इफेक्ट ना लगा पाए। और यहाँ पर सुजुकी ने जेरिको पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और आखिरकार जेरिको पर अपना फिनिश लगाने के लिए जा रहे थे कि जेरिको ने इतने में सुजुकी पर एक लोब्लो लगा दिया और यहाँ पर फाइनली मिनोरू सुजुकी पर अपना फिनिशर जुडस इफेक्ट लगाकर उन्हें पिन कर जेरिको ने ये मैच जीत लिया है। जहाँ पर ये मैच तो काफी हार्ड हिटिंग मैच रहा, लेकिन इस मैच का रिजल्ट काफी आसानी से निकला। पर ये मैच खत्म होने के बाद मिनोरू सुजुकी ने क्रिस जेरिको पर अटैक कर दिया, जो देखकर सुजुकी पर अटैक करने के लिए यहाँ पर बिग बिल और ब्रायन कीथ आ गए। पर इतने में यहाँ पर कात्सुरी शिबाटा का म्यूजिक बजा और पीछे से आकर कात्सुरी शिबाटा ने बिग बिल और ब्रायन कीथ पर अटैक कर दिया, जहां पर ये दोनों रिंग छोड़कर भाग गए और इस तरीके से कात्सुरी शिबाटा ने मिनोरू सुजुकी को बचा लिया। जहां पर फेस ऑफ भी देखने के लिए मजा आएगा, क्योंकि अगर इनके बीच में आगे कुछ होता है तो गाइस तो लेजेंडरी होगा। पर इसके बाद हमें शो पर रेने पैकेट बैकस्टेज में विरू नाइटिंगेल का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी। पर इंटरव्यू स्टार्ट होता इससे पहले यहाँ पर स्टोकली हैथवे आ गए, जिन्हें देखकर विरू नाइटिंगेल डिस्ट्रैक्ट हुई और इस चीज का फायदा उठाकर क्रिस स्टैटलैंडर ने यहाँ पर आकर विरू नाइटिंगेल पर अटैक कर दिया और उन्हें आगे चलते हुए CMLL विमेंस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो शुरू होने से पहले ब्रायन डेनियल्सन का लिया हुआ इंटरव्यू की झलक देखने को मिली, जहां पर बात करते हुए ब्रायन डेनियल्सन कह रहे थे कि उनके लिए ऑल इन पे-पर-व्यू पर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच काफी मायने रखता है। जो बात यहाँ पर ब्रायन कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर जेफ जेरेट आ गए और यहाँ पर ब्रायन से बात करते हुए जेफ जेरेट ने कहा कि जेफ जेरेट कभी भी किसी पर इतना भरोसा नहीं करते जितना कि वो ब्रायन पर करते हैं। और जेफ जेरेट भी चाहते हैं कि ब्रायन डेनियल्सन ऑल इन पे-पर-व्यू के अंदर बन जाए नए वर्ल्ड चैंपियन, जो देखकर जेफ जेरेट भी काफी खुश होंगे। जो बातें कहकर जेफ जेरेट यहाँ चले गए, जिस पर जेफ जेरेट के एक्सपेक्टेशन पर बात करते हुए ब्रायन डेनियल्सन ने कहा कि ब्रायन डेनियल्सन को लग रहा है कि उन पर प्रेशर है, और एक कहकर ब्रायन यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर डॉक्टर ब्रिट बेकर एक 1-on-1 मैच के अंदर हिकारू शिडा को फेस करती हुई दिखाई दी, जहां पर मैच शुरू होते ही हिकारू शिडा ने डॉक्टर ब्रिट बेकर पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, मानो कि वो 4 साल पुराने अपने मैच का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हो। क्योंकि यहाँ पर हिकारू शिडा ने डॉक्टर ब्रिट बेकर पर काफी तगड़े मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया और ब्रिट बेकर को कोई ओपनिंग नहीं मिल रही थी। लेकिन ऐसे में ब्रिट बेकर ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर हिकारू शिडा पर अच्छे खासे मूव्स भी लगाए, जहां पर हिकारू शिडा कई बार इस मैच के अंदर अपना कमबैक करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और ये मैच भी एक अच्छा खासा मैच चला। पर जब हिकारू शिडा को इस मैच के अंदर कोई ओपनिंग नहीं मिल रही थी, तब हिकारू शिडा यहाँ पर कैंडोस्टिक से डॉक्टर ब्रिट बेकर पर अटैक करने के बारे में भी सोच रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो क्लीनली ब्रिट बेकर पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, जिससे कि ब्रिट बेकर ने अपने फिनिशर लॉक जॉ के अंदर कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे ब्रिट बेकर ने यह मैच जीत लिया है। और ब्रिट बेकर के मैच जीतते ही यहाँ पर मर्सिडीज मोने आ गए और यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए मर्सिडीज मोने ने कहा कि ब्रिट बेकर ने कुछ दिनों पहले मर्सिडीज मोने को ऑल इन पे-पर-व्यू पर TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया था और मर्सिडीज मोने इसका जवाब देने के लिए आई है, और इसका जवाब है नहीं। मर्सिडीज मोने ऑल इन पे-पर-व्यू पर ब्रिट बेकर के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करना चाहती। जो बातें मर्सिडीज मोने ने कही और मर्सिडीज मोने के ऐसे कहते ही यहाँ पर सरप्राइजिंगली पीछे से कमेल ने आकर ब्रिट बेकर पर अटैक कर दिया और ब्रिट बेकर पर अपना फिनिशर भी लगा दिया। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमेल फॉर्मर CMLL सुपरस्टार है, जिन्हें देखकर लग ही रहा था कि वो एक दिन AEW के अंदर आएंगी और वो AEW के अंदर मर्सिडीज मोने के साथ है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनकी डुओ क्या कमाल कर पाती है। लेकिन इसके बाद में क्रिश्चियन केज और पेट्रियार्क की एक बैकस्टेज सेगमेंट के थ्रू बात करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कहा कि निक वेन को कुछ बात करनी है, इसलिए क्रिश्चियन केज निक वेन को टाइम देकर यहाँ से चले गए। और जब निक वेन ने यहाँ पर बात करना स्टार्ट कर दिया, तभी हमने देखा कि यहाँ पर किप सेबियन खड़े रहकर निक वेन को देख रहे थे, जो देखकर निक वेन किप सेबियन पर ही गुस्सा हो गए। लेकिन किप सेबियन ने कहा कि वो सिर्फ देख रहे हैं और वो ज्यादा कुछ नहीं करने वाले, जिस पर जवाब देते हुए निक वेन ने कहा कि निक वेन किप सेबियन को रॉयल रैम्पेज मैच के अंदर देख लेंगे और किप सेबियन को दुखी होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनके फादर जिंदा या फिर मर चुके हैं। जो बातें कहकर निक वेन यहाँ चले गए, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर बास्टर्ड पाक एक 1-on-1 मैच के अंदर आयरन सैवेजेस के बॉल्डर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस इस मैच की शुरुआत में बॉल्डर ने पाक के ऊपर 1-2 मूव्स तो लगाए, लेकिन पाक ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर बॉल्डर पर काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग्स कर आखिरकार सरप्राइजिंगली उन्हें उठाकर उन पर एक ब्रेन बस्टर लगा दिया और इस आसान से ब्रेन बस्टर के साथ उन्हें पिन कर पाक ने यह मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे उनके साथ क्या होता है, क्योंकि इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर है। पर इसके बाद में टीम AEW की तरफ से स्वर बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए दिखाई दिए कि वो कैसे द एलीट को हराने वाले हैं। लेकिन ये सुनकर डार्बी यहाँ पर काफी गुस्सा हो गए और डार्बी ने कहा कि स्वर को ये मैच लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये मैच डार्बी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और स्वर और डार्बी के पहले से ही नहीं बनती, तो डार्बी को पता भी नहीं कि डार्बी स्वर पर भरोसा करे या ना करे। जो सुनकर यहाँ पर दक्लेम भी गुस्से में स्वर और डार्बी से बात करते हुए कह रहे थे कि उन्हें इन दोनों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अपने टैग टीम चैंपियनशिप वापस चाहिए। और यहाँ पर आर्गुमेंट बढ़ी रहा था, कितने में
में यहाँ पर मार्क ब्रिस्को ने आकर सभी को शांत किया और कहा कि सभी को सेम पेज पर होना चाहिए क्योंकि सभी का दुश्मन एक ही है। तो अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि मेन इवेंट के अंदर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी बीच में तो नहीं बन रही थी। लेकिन इसके बाद हमें शो पर मरिया मे एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल स्टार को फेस करती हुई दिखाई दी, जहाँ पर मरिया मे ने इस मैच के अंदर उस लोकल स्टार पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और उस पर अपना फिनिशर लगाने के बावजूद आखिरकार मरिया मे ने उस लोकल स्टार पर टोनी स्टॉर्म का फिनिशर लगाकर उसे पिन कर दिया और ये मैच काफी आसानी से जीत लिया। लेकिन ऐसे में ही यहाँ पर टोनी स्टॉर्म का म्यूजिक बजा, जो देखकर मरिया मे तो सरप्राइज हुई, पर हमें पता चला कि मरिया मे का प्रैंक था। लेकिन इतने में हमने देखा कि सरप्राइजिंगली यहाँ पर टोनी स्टॉर्म बैकग्राउंड में आ चुकी थी और यहाँ पर आकर टोनी स्टॉर्म ने मरिया मे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर कई सारे स्टाफ और रेफरीज ने यहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार्स को सेपरेट कर लिया। लेकिन माइक लेकर बात करते हुए टोनी स्टॉर्म ने कहा कि क्या मरिया मे मरने के लिए तैयार है, क्योंकि टोनी स्टॉर्म उन्हें मारते हुए मरने के लिए भी तैयार है। जो बात यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि स्टोरी के अंदर आगे क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद हमें मेन इवेंट मैच से पहले ब्लड एंड गट्स मैच के लिए खाए पीड़ो देखने को मिला और फाइनली यहाँ पर ब्लड एंड गट्स मैच शुरू होने वाला था, जिस मैच के रूल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर फाइनली अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो एलीट की तरफ से इस मैच की शुरुआत जैक पेरी ने की और टीम AEW की तरफ से डार्बी एलन ने। पर जब डार्बी अपना एंट्रेंस कर रहे थे तभी जैक ने डार्बी पर अटैक कर इस मैच की शुरुआत की और इस मैच की शुरुआत में ही ये दोनों ही स्टार्स क्राउड के अंदर जाकर रसल कर रहे थे। लेकिन जैसे ये रिंग के अंदर वापस आए वैसे ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे पर ट्रैश कैन और केबल से भी अटैक करने लगे और ऐसे में इस मैच का नया पार्टिसिपेंट इस मैच के अंदर आया, जो कि थे निक जैक्सन, और वो यहाँ पर एक सूटकेस भी लेकर आए थे, जिसके चलते यहाँ पर 2-on-1 एडवांटेज के चलते द एलीट डार्बी एलन पर काफी तगड़ा अटैक कर पाई। इसके बाद इस मैच के अंदर मार्क ब्रिस्को आ गए और यहाँ पर फिर एक बार चीजें इक्वल हो गई और मार्क ब्रिस्को और डार्बी एलन ने मिलकर काफी सारे वेपन्स के साथ यहाँ पर एलीट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इतने में इस मैच के अंदर मैट जैक्सन आ गए, जिनके पास भी एक ब्रीफकेस था और फिर एक बार 3-on-1 एडवांटेज के चलते मोमेंटम एलीट की तरफ चला गया। पर इसके बाद इस मैच के अंदर एंथनी बोवेंस आ गए और फिर एक बार ये मैच 3-on-3 चला और इसी बीच जब द यंग बक्स डार्बी एलन पर अपना फिनिश लगाने के लिए जा रहे थे तो इसे मार्क ब्रिस्को ने काफी शानदार तरीके से कटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। डार्बी एलन ने मैट जैक्सन के पीठ पर थंबटैक्स से बड़े हुए स्केटबोर्ड से अटैक कर दिया, जहां पर थंबटैक्स मैट जैक्सन के हाथों में फंसे हुए थे। यहाँ पर एंथनी बोवेंस ने सच में सीजर्स लेकर जैक पेरी पर उस सीजर्स से अटैक कर दिया। पर इतने में यहाँ पर मैच का नया पार्टिसिपेंट ओकाडा आ गए और यहाँ पर फिर एक बार नंबर्स एडवांटेज के चलते द एलीट इस मैच के अंदर भारी पड़ रही थी। जितने में इस मैच के नए पार्टिसिपेंट मैक्स कैस्टर आ गए और उन्होंने यहाँ पर माइक से सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर मार्क ब्रिस्को ने एक ऐसी शीट भी निकाली जिस पर बार्ब वायर लगे थे। लेकिन सरप्राइजिंगली यंग बक्स ने एंथनी बोवेंस को इस बार्ब वायर शीट के थ्रू फेंक दिया, जो देखकर क्राउड भी काफी सरप्राइज हुआ था। और इसमें यहाँ पर द एलीट ने थंबटैक्स लेकर मैक्स कैस्टर के मुंह के अंदर रखे और मैक्स कैस्टर के मुंह पर सुपर हीट लगाई। जितने में इस मैच के नए पार्टिसिपेंट हैंगमैन पेज का म्यूजिक बजा, लेकिन सरप्राइजिंगली हैंगमैन यहाँ पर नहीं आए और ये मैच आगे कंटिन्यू हो ही रहा था। कितने में इस मैच के नए पार्टिसिपेंट स्वर सिटलैंड यहाँ पर आने लगे और यहाँ पर हैंगमैन ने पीछे से आकर स्वर पर अटैक कर दिया और स्वर पर अटैक करते करते हैंगमैन ने स्वर को स्टील केज से हथकड़ियों से बांध दिया और यहाँ पर हैंगमैन मैच छोड़कर स्वर पर अटैक कर रहे थे और कह रहे थे कि स्वर वर्ल्ड चैंपियनशिप डिजर्व नहीं करते और लग रहा था कि हैंगमैन पेज के मैच के अंदर आने के कोई इंटेंशंस नहीं है। जो देखकर यहाँ पर मैट जैक्सन ने माइक लेकर हैंगमैन पेज से बात करते हुए कहा कि अगर हैंगमैन पेज रिंग के अंदर आकर द एलीट की मदद नहीं करते तो फिर द एलीट हैंगमैन पेज को फायर कर देगी। और इस सुनकर हैंगमैन पेज को मैच के अंदर यानी कि रिंग के अंदर आना पड़ा और यहाँ पर द एलीट ने गेट शट कर दिया और ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और इसके बाद हमें इस मैच के अंदर पूरा कार्नेज देखने को मिला, क्योंकि हर एक सुपरस्टार जो भी हथियार मिले उस हथियार से एक दूसरे पर अटैक कर रहा था, स्टील स्टेप्स, बार्ड वायर और एवरीथिंग। और यहाँ पर स्वर सिर्फ स्टील केज से बंधे हुए मैच देख रहे थे, जो देखकर इतने में यहाँ पर जेफ जेरेट आ गए, जो कि स्वर को छोड़ना चाहते थे पर ब्रैंडन कटलर ऐसा नहीं होने दे रहे थे। जो देखकर बिली गन ने यहाँ पर आकर ब्रैंडन कटलर पर अटैक कर दिया और जेफ जेरेट ने ब्रैंडन कटलर पर अपना गिटार फोड़ दिया और यहाँ पर स्वर सिटलैंड को रिलीज किया। जिसके बाद स्वर जैसे इस मैच के अंदर आ गए वैसे स्वर ने पूरी की पूरी द एलीट को टेक डाउन कर दिया और हमें आखिरकार स्वर और हैंगमैन पेज का फेस ऑफ देखने को मिला, जहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और हाथ में जो चीज आती उस चीज से एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। जिसी बीच हमें इस मैच के अंदर कुछ कूल सीक्वेंसेस भी देखने को मिले। पर एक टाइम के लिए स्वर पर लो ब्लो लगाकर द एलीट ने अपना पहला बॉक्स खोला, जो कि वो यहाँ पर लेकर आए थे और इस बॉक्स के अंदर स्टेपलर्स थे और यहाँ पर पूरी की पूरी द एलीट ने स्टेपलर्स लेकर स्वर सिटलैंड को स्टेपल करना स्टार्ट कर दिया, जो इस मैच की काफी ग्रुसम मोमेंट थी। पर इसके बावजूद स्वर यहाँ पर हंस रहे थे और इसके बाद स्वर ने एक के बाद एक पूरी की पूरी द एलीट को स्टेपल कर उन्हें साइड में लगा दिया और इतने में हैंगमैन स्वर पर अपना फिनिश लगाने के लिए गए, पर मिसकम्युनिकेशन के चलते उन्होंने ओकाडा को ही हिट कर दिया और स्वर ने हैंगमैन पर अपना फिनिशर हाउस कॉल लगा दिया। पर हैंगमैन रिंग छोड़कर भागने लगे और स्वर उनके पीछे पीछे गए और दोनों फाइट करते करते रैंप पर गए और वहां से दोनों रैंप से नीचे एक प्लेटफॉर्म के थ्रू कूद गए, जिससे कि ये दोनों तो इस मैच से आउट हो चुके थे और अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे क्या होता है। और यहाँ पर यंग बक्स ने रिंग के बाहर जाकर एक के ऊपर एक ऐसे 4 स्टेबल स्टैक कर दिए
और वो स्टील केज के ऊपर चढ़कर द क्लेम को उस टेबल के थ्रू फेंकना चाहते थे, पर एंथनी बोवेंस भी स्टील केज चढ़कर ऊपर गए, पर निक जैक्सन ने एंथनी बोवेंस को वहां से धक्का दे दिया और यहाँ पर 4 टेबल के थ्रू गए, जो इस मैच की एक और शानदार मोमेंट रही। जिसके बाद हमने रिंग के अंदर देखा कि डार्बी एलन भी जैक पेरी को टेबल के ऊपर लेटाकर स्टील केज क्लाइंब कर वहां से जैक पेरी पर अपना फिनिशर कॉफिन ड्रॉप लगा दिया। और इसके बाद अक्लेम ने दूसरा बॉक्स खोला जो कि यंग बक्स यहाँ पर लेकर आए थे, जिसमें भी हैंड कफ्स थे, और यहाँ पर मार्क ब्रिस्को ने जैक पेरी को स्टील केज से हैंडकफ कर दिया और कैंडो स्टिक लेकर वो जैक पेरी पर अटैक कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या वो क्विट करना चाहते हैं, पर जैक पेरी क्विट ही नहीं कर रहे थे, जो देखकर मार्क ब्रिस्को ने स्टील चेयर लेकर जैक पेरी के सिर पर मार दी। लेकिन इसके बावजूद जैक पेरी क्विट नहीं कर रहे थे, जो देखकर डार्बी एलन रिंग के नीचे गए और डार्बी एलन ने सरप्राइजिंगली यहाँ पर गैसोलीन निकाला और वो जैक पेरी पर डाल दिया और मैच स्टिक स्लाइड कर डार्बी एलन ने कहा कि अगर वो क्विट नहीं करेंगे तो फिर डार्बी एलन उन्हें जिंदा जला देंगे। पर इसके बावजूद भी जैक पेरी क्विट नहीं करे थे, लेकिन मैट जैक्सन ने डार्बी एलन को बुलाकर बात करते हुए कहा कि वो क्विट कर देंगे और जैसा डार्बी एलन चाहते हैं वैसे इस मैच के बाद डार्बी एलन को TNT चैंपियनशिप के लिए ऑल इन पेपर व्यू के अंदर एक मैच मिलेगा। जो बातें कहकर द एलीट ने यहाँ पर क्विट कर दिया और एज अ रिजल्ट टीम AEW मैच जीत गई और ऐसे इस साल का ब्लड एंड गट्स शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि शो पर आपका क्या कहना है, और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?